दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स मेरे यानी पुनीत के साथ। और रेडियो उड़ान पर इस समय बज चुके हैं पूरे 9 और मैं पुनीत आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका हूं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज और बहुत कुछ आपके लिए। दोस्तों, अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश में जारी है और अपने आप को सुरक्षित रखिए, बचाए रखिए। कोरोना महामारी के संक्रमण से अपने आप को बचाए रखिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को पावर को बढ़ाइए, ताकि आपके ऊपर कोरोना संक्रमण का खतरा कम से कम हो सके। और अपने घरों में सुरक्षित रहिए, बाहर तभी निकलिए यदि आवश्यकता हो, और यदि आवश्यक हो तो मास्क अवश्य पहनिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ताकि कोरोना वायरस के खतरे से बचा जा सके। क्योंकि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आती है तब तक इसका एकमात्र इलाज यही है। और दोस्तों, रेडियो उड़ान आपके लिए समय समय पर ऐसे प्रयास करता रहा है जिनके माध्यम से आप घर बैठे कोरोना वायरस के कारण जो हमारे दिलों में एक तनाव सा पैदा हो गया है, उस स्ट्रेस, उस तनाव से छुटकारा पा सकें। और इसी कोशिश में रेडियो उड़ान द्वारा ऑनलाइन हीलिंग सेशंस का आयोजन कराया जा रहा है, जिन्हें आप लाइव यूट्यूब पर रोजाना शाम 7 बजे से सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पर। तो इसलिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो कि है www.youtube.com/रेडियो उड़ान, जहां पर आप रेडियो उड़ान के सभी प्रोग्राम्स, कम्युनिटी कलर्स और ऑफ कोर्स इन लाइव सेशंस का भी भरपूर आनंद ले सकेंगे। आप अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बना सकेंगे और इसके साथ साथ ही अपने आप को तनाव मुक्त आप पाएंगे। रेडियो उड़ान का ऐसा मानना है इस प्रयास के बाद। तो चलिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दें कि हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध हैं। और इसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान, या हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप हमें सुन सकते हैं, या फिर यहां से हमारी प्लेलिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर पर काम करती है। और ये अपडेट हमारे लैपटॉप या पीसी यूजर्स के लिए है, और जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए ऑफ कोर्स हमारी एप्स प्ले स्टोर और एप्पल आईफोन स्टोर पर भी अवेलेबल हैं, एप्पल स्टोर पर भी अवेलेबल हैं। तो आप हमारी ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और रेडियो उड़ान के सभी शोज का आनंद उठा सकते हैं। तो और अपना साथ ही साथ अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और दोस्तों, अपना फीडबैक जरूर दिया करें। आपने अब तक इस प्रोग्राम को प्यार दिया है, सराहा है, हम आपके आभारी हैं। और इसी तरह अपना फीडबैक देते रहिए, ताकि हम प्रोग्राम में समय समय पर बदलाव करते रहें, आपके सजेशंस के मुताबिक जो अच्छी चीजें हों उनको लाते रहें और अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाते रहें। तो चलिए अब ज्यादा बातें न करते हुए प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महाद्वीप को किया पोलियो मुक्त घोषित। पिछले 4 साल में नहीं आया है कोई मामला सामने। कोलकाता के पश्चिम में राजापुर में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। 36 वर्षीय एक महिला ने अपने दिव्यांग बच्चे की ली जान और की खुदकुशी। दिव्यांगजन को निजी और सार्वजनिक वाहनों की खरीद में GST छूट में आने वाली बाधाओं पर नियमों में बदलाव करने के लिए कर रही है सरकार विचार। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन पुणे की नई पहल, भारतीय संविधान का मराठी में कराया गया ब्रेलीकरण। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की बड़ी जीत। श्री वेलमुरुगन को रेपको बैंक में मिली नियुक्ति। और मद्रास हाईकोर्ट का स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर तमिलनाडु और चेन्नई मेट्रो लिमिटेड को निर्देश, मेट्रो के सभी स्टेशन को बनाया जाए सुगम्य। तो ये थी आज की कुछ हेडलाइंस। दोस्तों, अब चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर, लेकिन इससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स मेरे यानी पुनीत के साथ। हम अभी आते हैं। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम
अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@saktek.in। When one is blind, cuts and bruises appear out of nowhere. Just like this ad. I know, because I am blind too. Hi, I am Ekinath, and I'm here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in a Braille bottle. Now let's get back to the music. मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत दोस्तों। अब डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की बारी है और इसके साथ ही होगा और ओपिनियन सेक्शन भी, जिसे हम कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा अफ्रीका महाद्वीप को 25 अगस्त 2020 को पोलियो मुक्त महाद्वीप घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पोलियो का आखिरी मामला अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया देश में 4 साल पहले आया था। WHO के अनुसार यदि 4 साल के अंदर किसी देश में पोलियो का कोई मामला नहीं आता है तो उसे पोलियो मुक्त घोषित कर दिया जाता है। नाइजीरिया के क्युंजी फुंसो ने कहा कि हम 1996 में इस दिशा में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से काम करने जरूरी हैं। लेकिन इससे यह प्रमाणित होता है कि आर्थिक और राजनीतिक सहयोग से यह बड़ी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अफ्रीका कार्यालय द्वारा 25 अगस्त 2020 को अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। पोलियो का आखिरी मामला नाइजीरिया में 2016 में आया था। तब से लेकर अब तक यानी 4 साल के भीतर पूरे अफ्रीका में पोलियो का कोई मामला सामने नहीं आया है। 1988 में पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। 1996 तक पूरे अफ्रीका महाद्वीप में 75% बच्चे पोलियो से ग्रस्त थे, यानी हर बच्चा पोलियो से ग्रस्त था। पोलियो एक बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाली बीमारी है जो मल, गंदे जल या मौखिक संपर्क से उत्पन्न होती है। ये एक वायरल है। पोलियो से उत्पन्न लकवा कभी ठीक नहीं होता। इसका इलाज केवल बचाव है। आपको बता दें कि 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को भी पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक कार्यक्रम में यह घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। आपको बता दें कि पूरे एक रीजन को पोलियो मुक्त घोषित किया जाता है, न कि केवल किसी एक देश को। अब पूरा विश्व पोलियो मुक्त है, 2 देशों को छोड़कर, जिनमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। पोलियो के मामले अभी बाकी हैं। आपको बता दें कि सरकार के ढुलमुल रवैये और स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के कारण इस बीमारी के रोकथाम में अड़चनें आ रही हैं। पाकिस्तान में पिछले 2 महीनों में 11,000 पोलियो कर्मियों को हटाया गया है। पिछले 8 महीने में पाकिस्तान में पोलियो के 64 नए मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल के राजापुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 36 साल की महिला ने अपने पति के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होने और उनकी मृत्यु के बाद अपने बच्चे की जान ले ली और फिर खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि राजापुर कोलकाता के पश्चिम में 40 किलोमीटर दूर 45 वर्षीय एक व्यक्ति पिछले 1 हफ्ते से बुखार से पीड़ित था। सोमवार को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें यूलूरिया सब डिविजनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ घंटों के भीतर उन्होंने दम तोड़ दिया। व्यक्ति की पत्नी और बच्चे को दूर से डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनकी बॉडी को देखने की इजाजत दी गई। जब वे घर लौटे तो महिला ने अपने आप को अपने बच्चे समेत घर के अंदर बंद कर लिया। जब उनके पिता, जो पास ही घर में रहते थे, ने अपनी बेटी के यहाँ खाना भिजवाया तो
कोई जवाब न पाने पर खिड़की तोड़ी गई और पाया गया कि महिला ने खुद को फांसी लगा ली है और फांसी लगाने से पहले उन्होंने अपने बच्चे को गला घोंटकर मार दिया गया है। पुलिस द्वारा तहकीकात जारी है। राजापुर निवासी मिलन हौलदार का कहना है कि महिला इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने अपने बच्चे की जान ले ली और फिर स्वयं आत्महत्या कर ली। हरियाणा के पलवल शहर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 10 साल की एक स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड बच्ची को रेप करने के बाद उसका कत्ल कर दिया गया है। पुलिस का दावा है कि कत्ल करने वाला या रेपिस्ट उनका ग्रामीण फेलो ही हो सकता है। पुलिस सुपरिटेंडेंट दीपक गहलोत का कहना है कि लड़की का रेप किया गया है, लेकिन ब्रुटेलिटी के कोई साइन नहीं है। ऐसा लगता है कि लड़की को गला घोंट कर मारा गया है। लड़की अपने परिवार से सोमवार से ही गायब थी। कुछ घंटों ढूंढने के बाद जबकि उनके परिवार के लोगों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराई तो परिवार के लोगों का कहना है कि पुलिस हेड कांस्टेबल ने उन्हें गाली गलौज की और रिपोर्ट करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि लड़की की लाश मंगलवार शाम गांव के बाहरी खेतों में पाई गई। रिपोर्ट किए जाने के कुछ घंटों बाद ही लड़की का शरीर खेतों से बरामद किया गया। द हिंदू में छपी इस खबर के मुताबिक लड़की का रेप और मर्डर उसके गांव के ही किसी व्यक्ति द्वारा किया गया माना जा रहा है। AICB यानी ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के एडवोकेसी सेल की एक बड़ी जीत हुई है। श्री वेलमुरुगन, जिनकी नियुक्ति रेपको बैंक में जूनियर असिस्टेंट या क्लर्क के रूप में हुई थी, बैंक ने इन्हें अपने यहाँ नियुक्त करने से इनकार कर दिया। श्री वेलमुरुगन द्वारा ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड से संपर्क किए जाने पर ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का एडवोकेसी दल सक्रिय हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को इस संबंध में शिकायत की गई। चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी द्वारा इसकी सुनवाई करते हुए 11 अगस्त को यह पाया गया कि रेपको बैंक द्वारा अपने यहाँ किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई है। संघ की ओर से दलील देते हुए संघ के एडवोकेसी चेयरमैन और उप प्रधान श्री अनिल अनेजा ने कहा कि यह RPD एक्ट का खुला उल्लंघन है। चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी द्वारा भी इसे RPD एक्ट का खुला उल्लंघन माना गया और रेपको बैंक को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने यहाँ दृष्टिबाधित व्यक्तियों की नियुक्ति करे और श्री वेलमुरुगन को वे सभी अधिकार प्रदान करे जिनके लिए वे योग्य हैं। आपको बता दें कि रेपको बैंक द्वारा कई वर्षों से किसी भी दृष्टिबाधित व्यक्ति की नियुक्ति बैंक में केवल उनकी डिसेबिलिटी की वजह से नहीं की गई थी। इसे ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के जनरल सेक्रेटरी श्री JL कॉल ने कहा कि ये एक बड़ी कामयाबी है और AICB का एडवोकेसी दल हमेशा दृष्टिबाधितों के कल्याणार्थ कार्य करता रहेगा। दृष्टिबाधितों के बैकलॉग की पूर्ति में भी अपनी महती भूमिका निभाएगा। आइए इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती मुथुसेल्वी के पास। Good evening to all of you. This is Muthuselvi, Vice President All India Confederation of the Blind. I have posted one CCPD order, that is the order of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities, about this voice note. This is an order passed by the CCPD against Repco Bank for not following the reservation in the appointment of the post of clerk for one visually impaired person, Mr. Velmurugan. The case was filed by All India Confederation of the Blind in CCPD, and it was argued by Dr. Anil Aneja sir, our Vice President and the Advocacy Chair of All India Confederation of the Blind. Aneja sir has appeared for this case on behalf of Mr. P. Velmurugan. So in this case, basically this Repco Bank has openly declared that they will not appoint 100% visually impaired person in their institution, as they said, as they cannot operate computers, and
despite Velmurugan was fully qualified in the written test, and he has also demonstrated as to how visually impaired people work in computer, they have denied him the employment opportunity, and they have openly declared that they will not provide computer, they will not provide any reasonable accommodation. And based on that, AICB has filed a case in CCPD, and the online hearing took place on happened on 11th August. Dr. Anil Aneja sir has appeared, and it was revealed that the Repco Bank, which was a state cooperative bank, and it was controlled by Ministry of Home Affairs, they have not only denied appointment for Mr. P. Velmurugan, they have not even appointed a single visually impaired person in their institution, and they have openly admitted they have been forced to admit. So Aneja sir argued that this is not only a violation of RPD Act, since they have not only appointed a single visually impaired person, they have also violated the PWD Act 1995. So based on that, CCPD has issued an order directing Repco Bank to comply the provisions of RPD Act, and directing the Repco Bank to appoint Mr. P. Velmurugan, and they have also directed the bank to file the compliance report within 90 days from the date of receipt of this order. Thank you. केंद्र सरकार दिव्यांगों के लिए निजी व व्यावसायिक नए वाहन की खरीद पर 18% जीएसटी में छूट संबंधी बाधा दूर करने के लिए नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। इसके तहत वाहन पंजीकरण प्रक्रिया में वाहन मालिक संस्थान के नाम के अलावा वाहन श्रेणी का उल्लेख किया जाएगा। इससे दिव्यांगों को रोड टोल टैक्स में 100% छूट का लाभ मिल सकेगा। एक्साइज ड्यूटी व बीमा राशि में 50% की छूट पा सकेंगे। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को मोटर वाहन अधिनियम 1989 में फॉर्म 20 के क्रम संख्या 4A में वाहनों की श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य करने संबंधी मसौदा अधिसूचना जारी कर दी है। सुझाव आपत्ति के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया में फॉर्म 20A में जीएसटी छूट वाली केंद्र सरकार, स्वायत्त निकाय, धर्मार्थ न्यास, ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल व दिव्यांगजनों के वाहन शामिल है। फॉर्म 20 में अभी तक वाहन श्रेणी का उल्लेख नहीं होता है। अधिकारी ने माना कि परिवहन मंत्रालय के पास बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही थी कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में दिव्यांग वाहन पंजीकरण में संबंधित श्रेणी के वाहनों की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण सरकार की तमाम रियायतों के लाभ से वो वंचित हैं। मद्रास हाईकोर्ट द्वारा स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर तमिलनाडु और चेन्नई मेट्रो लिमिटेड को एक निर्देश जारी किया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि चेन्नई मेट्रो स्टेशंस को एक्सेसिबल बनाया जाए। डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट वैष्णवी जया कुमार द्वारा दाखिल एक याचिका के जवाब में मद्रास हाईकोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाया। आपको बता दें कि चेन्नई के सभी मेट्रो स्टेशन पूरी तरह इनएक्सेसिबल हैं, जहां पर इनएक्सेसिबल ऑटोमेटिक टिकटिंग सिस्टम, रैंप्स व टेक्टाइल पेवर्स का अभाव और टॉयलेट्स की समस्या का दिव्यांगजन को सामना करना पड़ता है। 2016 में एक एनजीओ समर्थन द्वारा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के अंतर्गत 7 मेट्रो स्टेशन का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें पाया गया कि चेन्नई के ये 7 मेट्रो स्टेशन एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस को पूरा नहीं करते हैं और एनजीओ द्वारा कुछ सुझाव दिए गए, जैसे स्टेशन के भीतर टेक्टाइल पेवर्स को बनाया जाए, रैंप्स को बनाया जाए, स्लिपिंग रेजिस्टेंस का ध्यान रखा जाए, रैंप की शुरुआत और अंत में 300 मिलीमीटर तक टेक्टाइल पेवर्स बनाए जाएं। ऐसी बहुत सी सिफारिशें इस रिपोर्ट में की गई थीं, किंतु उनका पालन चेन्नई मेट्रो लिमिटेड द्वारा नहीं किया गया। श्री वैष्णवी जया कुमार द्वारा स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर तमिलनाडु और चेन्नई मेट्रो लिमिटेड के चेयरपर्सन को इस सबका उत्तरदायी माना। मद्रास हाईकोर्ट ने स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर तमिलनाडु और चेन्नई मेट्रो लिमिटेड को 3 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। महाराष्ट्र के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा एक नई पहल की गई है।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन पुणे द्वारा भारतीय संविधान का मराठी वर्जन ब्रेलीकृत करवाया गया है। आपको बता दें कि यह कार्य बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के सहयोग से कराया गया है। बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड को भारत की पहली ब्रेलीकृत संविधान की कॉपी प्रकाशित कराने का भी गौरव प्राप्त है। नेशनल एसोसिएशन फॉर पर्सन्स विद फिजिकली चैलेंज से श्री राहुल देशमुख का कहना है कि यह एक अच्छा कदम है जिससे दृष्टिबाधित व्यक्तियों को अपने अधिकारों के विषय में अधिक जानकारी होगी। श्री सिद्धलिंगेश्वर एनगिलागी, जिन्होंने गूगल टेक्स्ट टू स्पीच में कन्नड़ वॉइस को इंक्लूड कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उन्होंने इस मूव का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इस कदम से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त होगी और उन्होंने आशा जताई है कि जल्द ही भारतीय संविधान का कन्नड़ भाषा में भी ब्रेलीकरण कराया जाएगा। आपको बता दें कि आरपीडी एक्ट 2016 का ब्रेलीकृत वर्जन मित्र ज्योति द्वारा प्रकाशित कराया जा चुका है, किंतु भारतीय संविधान की ब्रेलीकृत प्रति कन्नड़ भाषा में उपलब्ध नहीं है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि आरपीडी एक्ट की विभिन्न भाषाओं में ब्रेलीकरण कराया जा चुका है, लेकिन भारतीय संविधान में इस कार्य को करना अभी बाकी है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा इस कदम का स्वागत किया गया है। यह कहा जा रहा है कि इस कदम से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को अपने अधिकारों और देश के प्रति अपने कर्तव्यों के विषय में अधिक सजगता प्राप्त होगी। खबरें अभी और भी बाकी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जारी रहेंगी खबरें डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन में। अब रंगों से भरिए अपनी जिंदगी। रेजलाइन फाउंडेशन आपके लिए लाया है कलरिंग टैक्टाइल बुक। इस टैक्टाइल ड्राइंग बुक के द्वारा बच्चे अपने फाइन मोटर स्किल और टैक्टाइल परसेप्शन को डेवलप कर सकते हैं। इस बुक में दी गई ड्राइंग्स को बच्चे मार्केट में इजीली अवेलेबल कलर्स के द्वारा फिल कर सकते हैं। ये बुक मात्र 240 रुपए में उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए लॉगिन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368 या 9266626367। हैप्पी कलरिंग। मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का फिर से स्वागत। आपको फिर से याद दिला दें कि आप अपने सजेशंस, अपने फीडबैक हमें देते रहिए। आप अपनी बात हम तक पहुंचाते रहिए ताकि हम अपने प्रोग्राम को आपके लिए और बेहतर बना सकें। और फीडबैक देने का सीधा तरीका आपको बता दूं, यूट्यूब पर कमेंट करके आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.radiodan.com पर भी आप फीडबैक फॉर्म फिल करके या व्हाट्सएप समूह के माध्यम से या हमारी मेल आईडी radiodan@gmail.com के माध्यम से भी आप अपने फीडबैक्स पहुंचा सकते हैं। तो आइए जारी रखें डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन को।
वाराणसी में मानवता की सच्ची सेवा की एक पहल देखने को मिली, जहां श्रीमती राका रे मंडल और उनके पति प्रोफेसर पी.के. मंडल द्वारा एक नए कार्य का आरंभ किया गया। दोनों विज्ञान शिक्षक हैं और वे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ऑनलाइन विज्ञान की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। श्रीमती राका रे मंडल विज्ञान की शिक्षिका हैं और प्रोफेसर पी.के. मंडल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फिजिक्स विभाग के फैकल्टी मेंबर हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय की सेकेंडरी कक्षाओं के बंद किए जाने के बाद कई विद्यार्थियों ने राका मंडल दंपति से संपर्क किया और वे उन्हें ना न कर पाए और उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया। आपको बता दें कि मंडल दंपति पिछले कई वर्षों से इस दिशा में कार्यरत है। कुछ वर्षों में बनारस के बाहर के कई विद्यार्थी उनसे विज्ञान की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और अब बनारस दुर्गा कुंड श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों ने भी उनसे विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करना आरंभ किया है। अब तक 50 विद्यार्थी अपना नामांकन उनके पास करा चुके हैं। गीतांजलि, जिन्होंने कुछ ही समय पहले फिजिक्स में एमए किया है, वे बताती हैं कि फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोगात्मक विषय है जिसमें दृष्टि की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, किंतु वे इन दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की प्रतिभा से हैरान हैं जो अपनी प्रतिभा के दम पर फिजिक्स जैसे विषय को बड़ी ही आसानी से समझ पा रहे हैं। वे बताती हैं कि वे 7वीं व 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को फिजिक्स के विषय को पढ़ा रही हैं। मंडल दंपति द्वारा किया जा रहा यह कार्य मानवता की सच्ची सेवा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 8 वर्ष बाद मिला दिव्यांग अभ्यर्थी को न्याय, होगा नियोजन। शिक्षक पद के अभ्यर्थी एक दिव्यांग को 8 वर्षों बाद न्याय मिल सका है। अब वो प्रखंड शिक्षक पद पर नियोजित हो सकेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी शहर के हजियापुर वार्ड नंबर 10 का निवासी राकेश कुमार यादव है। अभ्यर्थी का शिक्षक पद पर नियोजन को लेकर राज्य आयुक्त निहिशक्ता ने आदेश दिया है। अभ्यर्थी ने आदेश पत्र दिखाते हुए बताया कि सन 2020 से 2015 तक कक्षा 6 से 8 तक अंग्रेजी विषय के लिए 172 रिक्तियों पर अस्थि दिव्यांग में उसका एकमात्र आवेदन रहते हुए भी शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा नियोजन नहीं किया गया था। उससे प्राप्त सूचना व साक्ष्य पर दिव्यांगजनों के रोस्टर प्रकाशन करने के संबंध में प्रभात खबर ने 25 फरवरी 2015 के अंक में आखिर किस नियोजन इकाई में विकलांग करे आवेदन शीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने उठाया मुद्दा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी रह गए हैं वंचित अनलॉक 3 की गाइडलाइंस में शामिल होने से। उन्होंने खास तौर से अनुरोध किया सरकार को कि विकलांगजनों का हक है, कानून के दायरे में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उन्हें सुरक्षा दी जाए। उनके अपील पत्र में उन्होंने उन सभी अंकों का उल्लेख किया है जो ये दर्शाता है कि विकलांग व्यक्ति खास तौर से दृष्टिबाधितों का मूल अधिकार है राष्ट्र द्वारा सुरक्षा पाना। उन्होंने लिखा, हम आपके ध्यान में लाते हैं एक अति बहिष्करण कोविड-19 सुरक्षा उपायों के संबंध में विकलांग व्यक्तियों की भेद्यता। आपके मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 3 दिशा निर्देशों में कहा गया है कि ऑर्डर नंबर 43/2020 DMIA दिनांक 29 जुलाई 2020 के संरक्षण के शीर्षक उक्त दिशा निर्देशों के बिंदु 7 कमजोर व्यक्तियों यानी कि वल्नरेबल पर्सन्स की कैटेगरी में 65 से ऊपर के व्यक्तियों की विशिष्ट श्रेणियों का उल्लेख है। सहरुग्णता वाले व्यक्तियों का भी उल्लेख है। गर्भवती महिलाएं और 10 साल की आयु के नीचे के बच्चों का भी उल्लेख है जिनको घर पर रहने की सलाह दी जाती है। दुर्भाग्य से विकलांग व्यक्ति जो विशेष रूप से इस आपदा का शिकार आसानी से बन सकते हैं, उन्हें अन्य लोगों के साथ निकट संपर्क में आने के लिए उन्हें बहुत अधिक कोरोना वायरस के जोखिम में डाल दिया गया है। चूंकि दृष्टिबाधित की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए स्पर्श का उपयोग एक महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए इस विकलांगता उपश्रेणी के लिए जोखिम अधिक हो जाता है। हाल ही में कई नेत्रहीन व्यक्ति घातक वायरस से संक्रमित हो गए हैं, कार्यस्थलों और अन्य दिन प्रतिदिन गतिविधियों के कारण। इस वजह से कई नेत्रहीनों ने अपना जीवन खो दिया है। अस्पतालों में ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा की शिकायतें मिलती आई हैं
ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने सेक्शन 8(1) और 24(3)(c) पर भी सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहा। विकलांग अधिनियम 2016 के अनुसार ये स्पष्ट है कि विभिन्न सरकार प्राकृतिक और मानव निर्मित स्थितियों यानी कि नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स, कैलामिटीज के दौरान विकलांग व्यक्तियों को विशेष सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसमें ये भी लिखा है, धारा 8(1) विकलांग व्यक्तियों की स्थितियों में समान सुरक्षा और सुरक्षा होगी जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाएं। धारा 24(3)(c) प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान और संघर्ष के क्षेत्रों में समर्थन। इस प्रकार कानून के दायरे में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सुरक्षा विकलांग व्यक्तियों का निहित अधिकार है। इसको मद्देनजर रखकर ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड सरकार से विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने और सूचित करने के लिए दृढ़ता से आग्रह कर रहे हैं। अनलॉक 3 दिशा निर्देशों पैरा 7 में कमजोर वर्गों शब्द के तहत विशिष्ट श्रेणी में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को भी शामिल किया जाए। हम होंगे कामयाब, लेट्स मेक इंडिया बेटर लेकर आ रहा है आपके लिए एक वेबिनार, जहां पर बात होगी डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एजेंडा की। इस वेबिनार में आप बात कर सकते हैं डॉक्टर अंजलि अग्रवाल से, जो कि एक नेशनल अवार्डी रही हैं, एक्सेसिबिलिटी एंड मोबिलिटी एंड वॉश स्पेशलिस्ट भी, और साथ ही साथ समर्थ्यम की फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी। इस वेबिनार में हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, जिनमें से हैं MBBS DMRD डायरेक्टर सत्यकिरण हेल्थ केयर डॉक्टर महेश गुप्ता, COO बचपन एंड AHPS मिस्टर तिजय गुप्ता, को-फाउंडर HHK बचपन एंड AHPS मिसेस दीपशिका गुप्ता, और साथ में वाइस प्रेसिडेंट बचपन एंड AHPS मिसेस रोजी आहूजा। ये वेबिनार इस रविवार 30 अगस्त 2020 शाम 5 बजे रखा जाएगा। आज ही इस वेबिनार के लिए रजिस्टर करें www.humhongekamyab.org पर जाकर। केंद्र ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के तहत सभी पात्र विकलांगों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को लिखा है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि सभी विकलांग व्यक्ति जो NFSA के तहत लाभार्थियों की पहचान मानदंड के अनुसार पात्र हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वे NFSA और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत आते हैं और उन्हें उनके तहत खाद्यान्न का कोटा प्राप्त होता है। जिन लोगों को कवर नहीं किया गया है, उन्हें पात्रता मानदंड के अनुसार जारी किए जाने वाले नए राशन कार्ड के साथ कवर किया जाना चाहिए। विभाग ने दोहराया कि विकलांगता अंत्योदय अन्न योजना घरों के तहत लाभार्थियों को शामिल करने के मानदंडों में से एक है, क्योंकि विकलांग व्यक्ति समाज का एक कमजोर अतः खास वर्ग है। पत्र ने आगे सलाह दी कि ये जरूरी है कि वे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राथमिकता वाले परिवारों के तहत उनके द्वारा विकसित पहचान के मानदंडों के अनुसार कवर किए जाएं। भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत पैकेज उन व्यक्तियों के लिए है जो NFSA या किसी भी राज्य योजना PDS कार्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं। बिना राशन कार्ड के विकलांग व्यक्ति भी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लाभ पाने के पात्र हैं। चूंकि ये योजना इस महीने के 31 तारीख को समाप्त हो जाएगी, इसलिए विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे विकलांग व्यक्तियों की पहचान करें जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और उन्हें आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लाभ प्रदान कराएं। पत्र में ये भी उल्लेख किया गया है कि ये योजना इस साल मई में शुरू हुई थी और ये माना गया था कि विकलांग व्यक्तियों सहित राशन कार्ड के बिना सभी पात्र लाभार्थियों को कवर किया जाना चाहिए था। विभाग ने कहा, ये समझा जाता है कि राज्यों द्वारा अब तक उठाए गए राशन का उपयोग पात्र लाभार्थियों को बिना राशन कार्ड के वितरण के लिए किया गया है। इसने राज्यों से इस संबंध में सक्रिय कदम उठाने का अनुरोध किया है। तमिलनाडु राज्य शिक्षा बोर्ड ने आगे बढ़कर निजी तौर पर उपस्थित होने वाले छात्रों के लिए कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। ये व्यापक विरोध के बावजूद और विकलांग बच्चों के माता पिता से अपील करता है जो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। राज्य भर के अभिभावकों की अपील से बेपरवाह तमिलनाडु राज्य शिक्षा बोर्ड ने घोषणा की है कि निजी तौर पर प्रदर्शित होने वाले छात्रों के लिए कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 21 से 26 सितंबर तक आयोजित की जाएगी।
इससे विशेष रूप से विकलांग बच्चों के माता पिता के बीच भारी निराशा हुई है। वे पूछ रहे हैं कि जब उनके नियमित स्कूल जाने वाले 10वीं कक्षा के सभी छात्रों को पास कर दिया गया तो उनके बच्चों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं को पहले स्थगित कर दिया था, बाद में उन्हें कोविड द्वारा उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए रद्द घोषित कर दिया गया। मेरे बेटे इमैनुअल जेकब को हल्के आत्मकेंद्रित और मानसिक मंदता MR है। तिरुचिरापल्ली से जोसेफ सहाय राजन कहते हैं, सरकार का कहना है कि ये हमारे बच्चों को परीक्षा के लिए स्क्रिप्ट प्रदान करेगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए जोखिम के बारे में क्या हमारे बच्चे कमजोर नहीं हैं? यूसुफ गहरी चिंता में है क्योंकि इमैनुअल फेस मास्क में असहज है। उन्होंने कहा, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ मिनट के लिए एक बार भी पहनने से वो मना कर देता है। 3 घंटों के लिए एक मास्क कैसे पहना जाएगा? सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को पासिंग मार्क्स दिए जाएं। कोविड एक प्रमुख चिंता का विषय है। मालती बालकृष्णन, जिनके बेटे विग्रेश को सेरेब्रल पैल्सी है, उनको ये भी चिंता है। उनके बेटे के स्कूल ने राज्य विकलांगता आयुक्त को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। चेन्नई में कई विकलांगता अधिकार समूहों और कार्यकर्ताओं द्वारा इस मामले को उठाया गया है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। एकता फाउंडेशन के सह संस्थापक राजीव राजन का कहना है कि राज्य सरकार के फैसले से तमिलनाडु के लगभग 10,000 छात्र प्रभावित होंगे। विकलांग कई छात्र परीक्षा लिखने के लिए एक स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करते हैं। कई छात्रों को भाषण की कठिनाई भी होती है, जिससे स्क्राइब को जवाब तय करते समय मास्क पहनना असंभव हो जाता है। राजन ने कहा, इनमें से अधिकांश छात्र विशेष स्कूलों का हिस्सा है, क्योंकि उन्हें विकलांग स्कूलों में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। ये एक विडंबना है कि विशेष स्कूलों में जाने वाले विकलांग छात्रों को निजी उम्मीदवारों के रूप में बोर्ड परीक्षा लिखने के लिए मजबूर किया जाता है, जब उनके गैर विकलांग समक्ष बोर्ड परीक्षाओं को केवल इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वे मुख्य धारा के स्कूलों में जाते हैं, जो विकलांग छात्रों के लिए प्रवेश से इनकार करते हैं। ये कितना उचित है? मुमताज हैदर, जो एक बधिर हैं, वस्तुतः बैंगलोर इंटरनेशनल सेंटर भारत द्वारा आयोजित कला और संस्कृति से संबंधित ऑनलाइन वेबिनार में भाग लेना चाहते थे। ये वेबिनार वास्तव में दिल से एक विकलांगों की सीखने की अवस्था को बढ़ाने के इरादे से सभी के लिए लाभ के लिए योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करने की इच्छा व्यक्त करता है, किंतु मुमताज को बेंगलुरु इंटरनेशनल सेंटर द्वारा 2,000 रुपए की लागत के लिए असमर्थता के बहाने प्रभावी रूप से भाग लेने से मना कर दिया गया है। हैदर और शमीर रिशद और रविचंद्र वी, निदेशक बैंगलोर इंटरनेशनल सेंटर के बीच एक्सचेंज किए गए ईमेल बधिर समुदाय के प्रति उक्त संगठन द्वारा उदासीनता और भेदभाव को दर्शाता है। शमीर रिशद संयोजक जावेद आबिदी फाउंडेशन ने हैदर के साथ विकलांगता की वकालत को बढ़ावा देने के लिए सबसे विनम्रता पूर्वक और लगातार BIC के निर्देशक को साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की सुविधा के लिए अपील की है। हालांकि रविचंद्र ने असमर्थता व्यक्त की है और परिणाम स्वरूप हैदर की याचिका को खारिज कर दिया है। कोविड-19 तबाही के मद्देनजर धन की कमी के कारण रविचंद्र विकलांग व्यक्तियों की विशेष जरूरतों को समझने में बुरी तरह से विफल रहे हैं और अपना रुख केवल हैदर को ट्रांसक्रिप्शन प्रदान करने के लिए रखा है, न कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर प्रदान करने में। हैरानी की बात यह है कि BIC ने इसे अपनी ही वेबसाइट पर बताए गए स्क्रिप्टेड विजन स्टेटमेंट का उल्लंघन किया है। ATF अपने कोहोर्ट 3 स्टार्टअप त्वरण कार्यक्रम के साथ वापस आ गया है। ATF ये मानते हैं कि सहायक तकनीक एक गेम चेंजर है, जो कर सकती है अक्षम लोगों को सशक्त और सक्षम बनाना। ATF www.atflabs.org भारत का पहला विकलांगता केंद्रित स्टार्टअप है। कोहोर्ट 3 स्टार्टअप त्वरण कार्यक्रम के माध्यम से ATF जारी रखने वाले हैं एक अनुकूल परिस्थितिकी तंत्र बनाना, जिससे वे प्रदान कर सकें मेंटोरशिप, एक्सेस फंडिंग, विकलांगता बाजार और योग्य वैश्विक साझेदारियां सहायक तकनीक स्टार्टअप के लिए। आवेदन की अंतिम तिथि 6 सितंबर 2020 है। आवेदन करने के लिए लिंक है www.atflabs.org/APPLY। बुकशेयर की ओर से आयोजित किए जाने वर्कशॉप्स का सिलसिला जारी है और इस बार बुकशेयर की ओर से स्किल डेवलपमेंट पर आधारित 23वें वर्कशॉप का आयोजन इस रविवार सुबह 11 बजे किया जाएगा। आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं बुकशेयर की ओर से। बुकशेयर की ओर से सभी को नमस्कार। आज हम आपके लिए बुकशेयर की 23वीं यानी 23rd
ऑनलाइन वर्कशॉप की जानकारी लेकर आए हैं। ये बुकशेयर की नई श्रृंखला जिसका नाम है एनहांस योर स्किल, इसका तीसरा भाग है जो कि 30 अगस्त को यानी रविवार को सुबह 11 बजे होने वाला है। इस वर्कशॉप के बारे में जानकारी देने से पहले एक जरूरी सूचना देना चाहूंगी आप सभी को। बुकशेयर अब से अपने वर्कशॉप्स यूट्यूब पर लाइव शुरू कर रहा है। आप चाहे तो इन वर्कशॉप को आप यूट्यूब पर लाइव भी सुन सकते हैं। इसे सर्च करने के लिए आपको यूट्यूब पर जाकर टाइप करना होता है इंडिया बुकशेयर। मैं स्पेलिंग बता देती हूँ, INDIA स्पेस BOOKSHARE इंडिया बुकशेयर। ये आप टाइप करके यूट्यूब पर इस चैनल को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप लाइव सेशन का आनंद उठा सकते हैं और साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वर्कशॉप के बारे में। इस वर्कशॉप में हम आपको बताने वाले हैं कि रिज्यूम राइटिंग और इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें। यह सत्र अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा लिया जाएगा जो बहुत समय से दृष्टिबाधित लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं और प्रशिक्षित भी कर रहे हैं कि किस तरह से इंटरव्यू की तैयारी की जाए। इस सत्र में आपको जानकारी दी जाएगी कि रिज्यूम कैसे बनाएं, रिज्यूम में क्या लिखना चाहिए, उसमें विभिन्न पहलुओं के बारे में आपको बताया जाएगा। इस सेशन में इंटरव्यू के तैयारी कैसे करें इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। इस सेशन में हम उन पहलुओं के बारे में भी बात करेंगे जो आपके जीवन में अवसर को बना सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। तो इस सेशन में भाग लेने के लिए आपको बुकशेयर की हेल्पलाइन पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिन लोगों ने इसके पहले ऑनलाइन वर्कशॉप में भाग लिया है उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। उन्हें हमारी ओर से ईमेल पर मीटिंग आईडी मिल जाएंगी। जो लोग पहली बार इस सेशन से जुड़ने वाले हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए वो बुकशेयर की हेल्पलाइन पर सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार तक कॉल कर सकते हैं और शनिवार को सुबह 9 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं। बुकशेयर का हेल्पलाइन नंबर है 9284028466। मैं दोबारा दोहराती हूँ 9284028466। और बुकशेयर का दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9650211575। मैं दोबारा दोहराती हूँ 9650211575। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन आपके लिए लाया है एक सुनहरा मौका। वे दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो यूपीएससी या सीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन द्वारा कुछ ऐसे सेशंस का आयोजन किया जा रहा है जिनमें पिछले वर्षों के परीक्षा पत्रों यानी क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस या मूल्यांकन किया जाएगा और इन पत्रों को सॉल्व करने की ट्रिक्स और टेक्निक्स बताई जाएंगी। तो आप भी इन सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस संदर्भ में पहला सेशन 30 अगस्त शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन पुणे जलगांव में एक ऐसे संस्थान है जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए और ऑर्फन्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षणों का आयोजन करती है। ये प्रशिक्षण कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी पर आधारित होते हैं। इन सेशन से जुड़ने के लिए आप SMS या WhatsApp के माध्यम से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8249027482। आपको बता दें कि ये सेशन श्री खेमचंद पाटिल द्वारा लिया जाएगा जिन्हें मैथमेटिक्स और रीजनिंग में 11 वर्ष का अनुभव है। तो इस सेशन के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें। ये सेशन जूम कॉल पर आयोजित किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन की वेबसाइट देख सकते हैं deepstambhfoundation.org। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की ओर से दिव्यांगजनों का अधिकार एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 विषय पर ऑनलाइन वर्चुअल क्विज का आयोजन किया गया। इसमें मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के दिव्यांग शामिल हुए।
मुंगेर की अंकिता शर्मा को प्रथम, भागलपुर के हर्ष कुमार को द्वितीय और नालंदा के धीरज व मधुबनी के मुकेश पंजियार को तृतीय पुरस्कार मिला। इन्हें प्रोत्साहन राशि व प्रशस्ति पत्र दिया गया। मुख्य अतिथि राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार ने कहा कि ऐसे प्रतियोगिता से दिव्यांगों में आत्मविश्वास पैदा होता है। संचालक संदीप कुमार, ऑब्जर्वर व तकनीकी सहायक संतोष कुमार सिन्हा, बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अध्यक्ष मोतीलाल, सुगंध नारायण प्रसाद आदि ऑनलाइन जुड़े। दिव्यांगजनों के जीवन में वृहत्तर बदलाव लाने में अब जीविका बड़ी भूमिका निभाएंगी। दिव्यांगजनों का आर्थिक उन्नयन कर रहे उन्हें स्वावलंबन की दिशा में सशक्त किया जाएगा। दिव्यांगजन समूह एवं जीविका बिहार के तत्वाधान में शुक्रवार को दिव्यांगजन के अधिक उन्नयन में जीविका का महत्व विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार के मुख्य अतिथि राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉक्टर शिवाजी कुमार ऑनलाइन उपस्थित थे। साथ ही जीविका विशेषज्ञ विकास कुमार, फूल बाबू, संदीप कुमार, संतोष कुमार सिन्हा सहित गांव स्तर से लेकर जिला स्तर के डीपीजी एवं दिव्यांगजन समाज सेवी ऑनलाइन भी ऑनलाइन रहे। वेबिनार का संचालन मधुबनी दिव्यांगजन समूह के जिला सचिव मुकेश पंजियार ने किया। मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से दिव्यांगजन को आर्थिक सशक्त करना रहा। इस वेबिनार के दौरान हुई परिचर्चा में दिव्यांगजन मोबाइल के जरिए से ऑनलाइन जुड़े। गूगल मीट पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉक्टर शिवाजी कुमार ने हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सुदूर ग्रामीण स्तर के दिव्यांगजन अब टेक्नोलॉजी एवं गूगल मीट जैसे ऐप का उपयोग करना सीख गए हैं और राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय बैठक और परिचर्चा में सीधे जुड़ रहे हैं। ये सुखद है। उन्होंने कहा कि संचार क्रांति का सदुपयोग से दिव्यांगजन अपने अधिकार के प्रति जागरूक होंगे और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जीविका के कार्यक्रम से सरकार की कोशिश है कि सभी दिव्यांगजन सशक्त एवं आत्मनिर्भर बने, समाज में उन्हें समान दर्जा मिले। जीविका विशेषज्ञ विकास कुमार ने परिचर्चा में शामिल दिव्यांगजन एवं डीपीजी के प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि गांव स्तर पर दिव्यांगजनों का जीविका समूह बनाकर उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा। परिचर्चा में बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी संस्था से संदीप कुमार ने भाग लिया। संदीप कुमार ने बताया कि स्वयं सहायता समूह बनाकर दिव्यांगजन आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से भी मजबूत हो सकेंगे। नवादा से डीपीजी सचिव मनमोहन कृष्ण ने कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर कई उपाय सुझाए। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति ने पत्र जारी करके बिहार के सभी दिव्यांग और उनके अभिभावक को जीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूह निर्माण कराने का निर्देश जारी किया है। कहा गया है कि जीविका के माध्यम दिव्यांगजन समूह बनाकर 60,000 से 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। इस दौरान राज्य आयुक्त निःशक्तता ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगों का जीविकोपार्जन अधिकार सुरक्षित है। बिहार के 21 प्रकार के दिव्यांगजन, जिनकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है, कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। जीविका के माध्यम से सभी दिव्यांगजनों को आर्थिक लाभ एवं जीविकोपार्जन का साधन मुहैया कराया जाएगा। वर्चुअल वर्कशॉप के माध्यम से क्षेत्र के दिव्यांगों को मनरेगा योजना के बारे में जानकारी दी गई। बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के अंतर्गत गूगल मीट डॉक्टर शिवाजी कुमार ने बताया कि 90% आबादी गांव में रहती है, इसलिए सरकार द्वारा मनरेगा एवं जीविका जैसी ग्रामीण योजनाएं चलाई गयी। इस तरह से ऑनलाइन कार्यक्रम के आयोजन से दिव्यांगजनों को कोविड-19 महामारी के दौरान काफी मदद मिली है। मनरेगा पीओ अजय सहाय ने बताया कि हमारी प्राथमिकता है कि सभी दिव्यांगजनों का जॉब कार्ड बने एवं उन्हें मनरेगा से जोड़ा जाए। मनरेगा में 260 योजनाएं चलाई जा रही हैं एवं उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। मनरेगा में व्यक्तियों की समर्थता को देखते हुए उनके अनुसार कार्य दिया जाता है। मनरेगा के तहत खुद के काम जैसे वर्मी कंपोस्ट, मुर्गी पालन, मछली पालन, गाय पालन वो कर सकते हैं। वैसे लोगों को जॉब कार्ड बनाकर भी दिया जाएगा। पढ़े लिखे दिव्यांगजन मेट का काम कर सकते हैं। मनरेगा देश की सबसे बड़ी योजना है। काम का मेहनताना 14 दिन के अंदर भुगतान किया जाता है। बढ़ने, पढ़ने और खेलने का हक हर किसी को है। सामान्य बच्चों की ही तरह दिव्यांग बच्चों का भी नामांकन स्कूलों में कराया जा रहा है। उन्हें स्कूली शिक्षा के साथ साथ खेलने और आगे बढ़ने का भी मौका मिलना चाहिए।
इन बातों पर चर्चा केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय से संवाद फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा गया। राज्य स्तर की संस्था बिहार चैप्टर द्वारा कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन मुजफ्फरपुर में आयोजित जूम ऐप के माध्यम से राज्य स्तर के सभी खिलाड़ी व खेल शिक्षकों को इससे जोड़ा गया। राज्य स्तर पर हुए वेबिनार व प्रशिक्षण में खेल कूद में दिव्यांग खिलाड़ियों का महत्व एवं जरूरत विषय पर चर्चा की गई। आदर्श इंटर विद्यालय सिरदला के शारीरिक शिक्षक ने भाग लेकर इस विषय पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया। संतोष कुमार वर्मा ने बताया कि विकलांग खिलाड़ियों को मनोरंजन, सांस्कृतिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास के साथ साथ उन्हें विकलांग होते हुए रोजगार के अवसर आदि के बारे में जोड़ने की जानकारी प्रशिक्षण में दिया गया। राष्ट्रीय खिलाड़ी संतोष कुमार वर्मा ने बताया कि जिला स्तर पर भी इसका प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग की ओर से होना चाहिए, ताकि विद्यालयों में बहुत सारे दिव्यांग बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं एक्स्ट्रा एक्टिविटी का फायदा नहीं उठा पाते हैं। साधारण बच्चे को खेलते देखकर उनका भी मन व्याकुल होता है और उन्हें भी एक साधारण खिलाड़ी की तरह होने का गम महसूस होता है। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए विकलांग खिलाड़ियों एवं विद्यार्थियों को विशेष रूप से इसका प्रशिक्षण मिलना चाहिए। समाज के ऐसे बच्चों जिन्हें विशेष आवश्यकता है, उनके मनोबल को ऊंचा बनाकर खेलों के माध्यम से रखा जा सकता है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले खेल शिक्षकों को पेफी द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्टेट कमिश्नर दिव्यांग विभाग डॉक्टर शिवाजी कुमार, विशिष्ट अतिथि पेफी व राष्ट्रीय सचिव पीयूष जैन, पेफी बिहार चैप्टर के अध्यक्ष मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद व पेफी के बिहार चैप्टर के सचिव कुमार आदित्य आदि लोगों का मार्गदर्शन मिला। जल्द ही नवादा जिले में नवादा चैप्टर पेफी का गठन किया जाएगा। शारीरिक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है। खेल हो, योग हो, एक्सरसाइज हो, डांस व साइकिलिंग हो, सभी माध्यम से शरीर को फिट रखा जा सकता है। दिव्यांग छात्र छात्राओं को खेलने का अवसर देकर उन्हें आगे बढ़ने और खेलने में मदद पहुंचाई जाएगी। ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया आपके वित्त और निवेश के मूल्य के प्रबंधन पर एक और इंटरैक्टिव सत्र लेकर आ रहा है। इस सत्र में आप शेयर बाजार में निवेश और व्यापार के बारे में समझेंगे। इसमें शामिल तकनीकी अवधारणाओं के साथ साथ डूज एंड डोंट्स को समझने की कोशिश भी की जाएगी। दर्शकों को भी अपने सवाल पूछने का मौका मिलेगा। इस वेबिनार में श्री राहुल केलापुरे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कानूनी मामलों के विभाग में सहायक कानूनी सलाहकार होंगे। राहुल केलापुरे प्रतिष्ठित सरकारी लॉ कॉलेज मुंबई से LLB में गोल्ड मेडलिस्ट के साथ HSC में मेरिट होल्डर है। राहुल ने हाल ही में AOF यंग अचीवर्स अवार्ड जीता है। कम उम्र में शैक्षिक और पेशेवर योग्यता, विशिष्ट कौशल और उपलब्धियों के लिए उन उपलब्धियों के साथ राहुल ने एशियन स्कूल ऑफ साइबर लॉ ASCL से साइबर लॉ में डिस्टिंक्शन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ नेशनल सिक्योरिटीज मार्केट से सिक्योरिटी लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स पूरा किया है। राहुल ने प्रतिष्ठित OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत से भारत में नियामक निकायों के लिए उपयोगिता, विनिमयन और रणनीति में एक सर्टिफिकेट कोर्स भी पूरा किया है। सार्वजनिक रूप से बोलना और अपने पेशेवर और अकादमिक अनुभवों को साझा करना राहुल की दीवानगी है। वे पूरे भारत में वित्तीय कार्यक्रमों पर विभिन्न सम्मेलनों में वक्ता रहे हैं। वो वित्त के क्षेत्र में उन्हें सशक्त बनाने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए निवेशक शिक्षा पर सेबी SEBI की कार्यशालाओं का आयोजन भी करते हैं। 30 अगस्त 2020 को दोपहर 3 बजे से होने वाले लाइव YouTube इंटरैक्टिव सत्र से भाग लेने और सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। आप इस वेबिनार को ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया के YouTube चैनल पर लाइव देख सकते हैं। साथ ही इस सत्र और भविष्य के सत्रों की सूचना प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर। मैं हूं आपके साथ पुनीत और अब प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव की ओर हम बढ़ रहे हैं और ओपिनियन सेक्शन पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। जी दोस्तों नमस्कार। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट और ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की। कैसे ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए इम्पोर्टेंट है, आज हम बात करेंगे। ये है क्या? 19 तारीख को यूनियन कैबिनेट ने एक डिसीजन को अप्रूव किया जिसमें कहा गया कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी का गठन किया जाएगा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। अभी इंडिया में लगभग 20 एजेंसीज हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग अलग एग्जाम्स लेती हैं।
लेकिन अब एक एजेंसी को बनाया गया है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसका काम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेना। तो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है और इसमें अभी फिलहाल कौन कौन सी एजेंसीज को शामिल किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में बिगिनिंग में 3 बड़ी एजेंसीज को शामिल किया गया है, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी और आईबीपीएस को। तो कैसे काम करेगी ये? आप सभी को मालूम है कि पहले इन एग्जाम्स में प्रीलिम्स होता था, फिर मेंस होता था, फिर इंटरव्यू होती थी और आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। लेकिन अब सिस्टम अगले साल से चेंज हो जाएगा। अब आपको एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा। इसको आप ये समझ लीजिए कि एक तरह का प्रीलिमिनरी टेस्ट है। अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, पहले इसको समझते हैं, तो ये सभी के लिए पास करना जरूरी है। अगर आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करेंगे तब ही आप अगली परीक्षा में बैठ सकते हैं। किसी भी आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस की अगर आपने किसी परीक्षा में बैठना है तो आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना होगा। अगर आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास नहीं करते हैं तो आप इन एग्जाम्स में नहीं बैठ सकते हैं। ये एक तरह का प्रीलिमिनरी एग्जाम है। अगर आप इसे पास कर लेते हैं तो आपको फिर प्रीलिम्स एग्जाम नहीं देना होगा, सिर्फ मेन एग्जाम देना होगा। और अगर आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करते हैं तो 3 साल तक वो वैलिड रहेगा। ये 3 लेवल में करवाया जाएगा, 10th के लिए जो जॉब्स निकलती है उसके लिए, +2 के लिए और ग्रेजुएशन बेस पे। तो 3 तरह का ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, एक 10th बेस्ड जॉब्स के लिए, एक 12th बेस्ड जॉब्स के लिए और ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए। 12 भाषाओं में ये एग्जाम होगा। आप कोई भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। तो 3 साल तक वैलिड रहेगा ये। आपको एक ही एग्जाम देने के बाद आप 3 आईबीपीएस, एसएससी और आरआरबी के लिए एलिजिबल है। अभी जो बताया जा रहा है उसमें ये है कि अगर सपोज कीजिए कि आपने इस टेस्ट को पास कर लिया और आप एलिजिबल हैं 3 आरआरबी का एग्जाम देने के लिए भी, एसएससी और आईबीपीएस का भी, तो आप उसे एनुअल वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी पहले साल बैंकिंग, दूसरे साल एसएससी या तीसरे साल आरआरबी। इसके क्रम को आप चेंज भी कर सकते हैं। जब आप तीनों साल एक ही एग्जाम, यानी बैंकिंग अगर आपको जाना है तो तीनों साल वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसकी और डिटेल अगले साल आएंगी। रिलैक्सेशंस के जो रूल्स हैं वो सेम रहेंगे। समझना अब हमें यह है कि ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले हम पॉजिटिव चीजों की बात करते हैं। नंबर 1, आपको फीस एक टाइम ही देनी है। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। आपको पहले बार बार सभी एग्जाम को भरना पड़ता था, लेकिन अब आपको एक बार ही फिल करना है। दूसरी बात, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में खास तौर पे जो होता था, एग्जाम सेंटर बहुत दूर होते थे। तो अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सेंटर बनाया जाएगा। तो इससे होगा ये कि अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जामिनेशन सेंटर होगा, तो आपके लॉजिंग बोर्डिंग के पैसे भी बचेंगे और आपको ट्रैवलिंग का भी हेडेक जो आपका बचेगा और आपको आसानी होगी इस एग्जाम को देने के लिए। दूसरी बात यह है कि बार बार प्रीलिम्स और मेंस के लिए स्क्राइब ढूंढना हमारे लिए मुश्किल होता था, तो कुछ हद तक प्रॉब्लम ये भी हमारी सॉर्ट आउट हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये है कि पहले अगर सपोज कीजिए कि आपने आईबीपीएस क्लरिकल का प्रीलिम्स दिया, आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आप पीओ के प्रीलिम्स में बैठ जाते थे, आप आरआरबी के एग्जाम में बैठ जाते थे और एसएससी के एग्जाम में बैठ सकते थे। ये अब एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि अब ऐसा नहीं कर सकते। आपको इन सभी एग्जाम्स में बैठने के लिए सेट सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना अनिवार्य है। दूसरी बात, एक इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो सिलेबस है वो कॉमन रहेगा, तो आपको उसी के बेस पे स्टडी करनी है। और जैसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में सिर्फ मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग होती थी,
अब इसमें कुछ और सेशंस को इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे जीके एंड स्टफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्क्राइब के प्रोस्पेक्टिव से भी, और हमारे ट्रैवल में जो हेडेक होती थी, जहाँ हमें जो एग्जामिनेशन सेंटर दूर हो जाते थे, तो उससे हम राहत मिल सकती है। इसमें अब चुनौती ये भी आने वाली है कि एसएससी जो हमारी गाइडलाइंस है स्क्राइब की, उसको वन स्टेप बिलो वाली को मानता है। आईबीपीएस हमें आजादी देता है कि हम किसी भी स्ट्रीम के स्क्राइब को ले सकते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब कौन सी गाइडलाइन को मानेगी, ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा और बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये सारी चीजें नेक्स्ट ईयर से लागू हो जाएंगी और तब पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। लेकिन एक बात जो मोटी मोटी समझ आ रही है उसमें यह है कि अब जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करें, उसकी स्टडी करना शुरू करें, और प्रीलिम्स की जो अब दिक्कत है बार बार स्क्राइब लेने की, वो हट जाएगी। एक बार आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना है, फिर 3 साल के लिए आपको सिर्फ मेंस एग्जाम्स के लिए बैठना है। जो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू होगी वो वही एजेंसी कंडक्ट करेगी। एसएससी अगर एग्जाम होगा तो एसएससी, आईबीपीएस का अगर होगा तो आईबीपीएस, और आरआरबी का अगर होगा तो आरआरबी। गवर्नमेंट बाद में बाकी जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एग्जाम्स है उनको भी इंक्लूड करने की बात कह रही है, लेकिन फिलहाल अभी 3 एजेंसीज को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसमें तीनों एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी। इससे ये भी कहा जा रहा है कि जो पहले टाइम लगता था रिक्रूटमेंट में, बहुत टाइम लग जाता था, लगभग 18 महीने बताया जा रहा है कि लग जाते थे एक एग्जाम को लेके। हालांकि आईबीपीएस में थोड़ी जल्दी हो जाता था, लेकिन एसएससी में तो कई बार 2-2, 3-3 साल भी लगे हैं। तो इसमें टाइम सेविंग कहा जा रहा है कि काफी होगी। ये भी कहा जा रहा है कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो रिजल्ट होगा वो ऑन द स्पॉट आपको मिल सकता है। तो ये एक नई चीज हुई है। तो अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये सेगमेंट कैसा लगा और पूरा शो कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आपको एक बार फिर याद दिला दूं ताकि हम अपने शो को आपके लिए बेहतर बना सकें। और फीडबैक के जितने तरीके हैं वो आपको प्रोग्राम की शुरुआत में भी बताए जा चुके हैं। तो आप जो आपके लिए कंफर्टेबल है उस तरीके को लेते हुए अपनी बात हम तक पहुंचाइए, अपना फीडबैक हम तक पहुंचाइए। तो अब इस प्रोग्राम को खत्म करने की बारी आती है, लेकिन प्रोग्राम को खत्म करने से पहले न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महाद्वीप को किया पोलियो मुक्त घोषित। पिछले 4 साल में नहीं आया है कोई मामला सामने। कोलकाता के पश्चिम में राजापुर में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। 36 वर्षीय एक महिला ने अपने दिव्यांग बच्चे की ली जान और की खुदकुशी। दिव्यांगजन को निजी और सार्वजनिक वाहनों की खरीद में जीएसटी छूट में आने वाली बाधाओं पर नियमों में बदलाव करने के लिए कर रही है सरकार विचार। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन पुणे की नई पहल, भारतीय संविधान का मराठी में कराया गया ब्रेलीकरण। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की बड़ी जीत। श्री वेलमुरुगन को रेपको बैंक में मिली नियुक्ति। और मद्रास हाईकोर्ट का स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर तमिलनाडु और चेन्नई मेट्रो लिमिटेड को निर्देश, मेट्रो के सभी स्टेशंस को बनाया जाए सुगम्य। तो इसी के साथ मैं यानी पुनीत लेता हूं आपसे विदा। अब अगली बार फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।